क्लास 12th यूनिट 3 में वैद्युत रसायन चैप्टर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल में पढ़े थे कि एक धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और एनोड की तरह कार्य करती है, और धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, और दूसरी छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वो कैथोड की तरह कार्य करती है, और वो धातु की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष एक धातु की छड़ ऋणावेशित हो गई और दूसरी धातु की छड़ धनावेशित हो गई, अर्थात एक धातु की छड़ में ऑक्सीकरण हुआ और दूसरी धातु की छड़ में अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यही इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रोड है वो प्रत्येक इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट, मतलब कि कोई विद्युत अपघट्ट में जब इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि या तो विलयन में से धातु आयन निकलकर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाए, जो कि एनोड पर वो कैथोड पर होता है। तो जब धातु आयन जाकर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोड हो जाएगा धनावेशित, और वो इलेक्ट्रोड कार्य करने लगेगा कैथोड का। और जब ऐसा होगा तो उसी समय जो दूसरा विलयन में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रोड में से जो धातु आयन है वो निकल कर विलयन में जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पर क्या एकत्र होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोड हो जाएगा ऋणावेशित। इन दोनों जब अभिक्रियाएं होंगी, विपरीत अभिक्रियाएं, तो जो इलेक्ट्रोड होगा वो विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार एक विद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित दो अर्ध सेल होते हैं जो विद्युत रासायनिक सेल में, जैसे गैल्वेनी सेल में, तो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, एक पर ऑक्सीकरण और एक पर अपचयन। तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न जो विभव का अंतर, मतलब छड़ या धनावेशित हो जाएगी तो विलयन ऋणावेशित, छड़ यदि ऋणावेशित तो विलयन धनावेशित, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। हम इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि किसी मतलब विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त दो अर्ध सेलों की रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोड विभव के बाद पढ़ेंगे सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम संपूर्ण सेल का सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल में जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप एक इलेक्ट्रोड जो ऋणावेशित हो जाएगा वो एनोड का कार्य करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो धनावेशित हो जाएगा वो कैथोड का कार्य करेगा। तो वो जो हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते थे वो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच होता था। जो सेल विभव होता है या सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ये दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव का अंतर है। मतलब एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित। मतलब कोई अगर विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल है उसमें यदि रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा ऋणावेशित, दूसरा धनावेशित, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव का अंतर सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। सेल विभव को ई सेल या इसी को सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ई सेल या EMF ऑफ सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब किसी सेल का सेल विभव कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। जब हम अभी चित्र बनाए थे पिछले वीडियो में तो हम इस साइड बनाए थे एनोड और इस साइड बनाए थे कैथोड। एनोड हमेशा बाईं ओर होता है और कैथोड हमेशा दाईं ओर होता है। तो इसी तरह हम लिखेंगे कैथोड की जगह ई दायां माइनस ई बायां। इसी को लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और राइट जो है मतलब
मतलब कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, रिडक्शन को अपचयन कहते हैं, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल का फार्मूला हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई दायां माइनस ई बायां, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास कोई एक सेल दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक सेल अभिक्रिया दी है कि Cu धातु है, सॉलिड है, वो Ag से क्रिया करती है और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Cu2+ बनाती है, और ये Ag इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Ag सॉलिड में बदल जाता है। अब हम दो अर्धसेल अभिक्रियाएं देखते हैं। इसी में कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो कैथोड पर अपचयन अब देखते हैं इसमें कि Ag जो था वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, तब वो बदला होगा Ag ठोस में। अभी ये धनावेशी था, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, वो ले लेगा तो Ag ठोस में बदल जाएगा। तो कैथोड पर लिखेंगे 2Ag, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो ये बदल गया Ag सॉलिड में। और एनोड पर ये जो कॉपर था वो सॉलिड था, ठोस था, इलेक्ट्रॉनों को दान जब लिया तो इसी साइड लिखते हैं ग्रहण किया, जब दान किया तो इस साइड ये बदल गया Cu2+ एक्वस, जलीय विलयन में दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। बाईं ओर हमेशा हम किसको लिखते हैं, एनोड को, और दाईं ओर लिखा जाता है कैथोड को। यहाँ पर सिल्वर कैथोड का कार्य करता है और कॉपर एनोड का कार्य करता है। अतः सेल को निम्न प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस साइड एनोड लिखेंगे तो Cu सॉलिड और Cu एक डंडी, यहाँ पे हम CuSO4 भी लिख सकते हैं, Cu2+ एक्वस, ये डबल डंडी लवण सेतु का कार्य करती है, Ag+ और ये हो गया Ag सॉलिड। यहाँ हम 2Ag भी लिख सकते हैं, 2Ag+, या यहाँ पर भी हो जाएगा 2Ag सॉलिड। अतः सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड की जगह Ag+ अपान Ag, EAg+ अपान Ag माइनस एनोड की जगह ECU2+ अपान Cu। इस प्रकार से हम किसी सेल का EMF या विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे कहते हैं। मानक परिस्थितियों में मानक कंडीशन क्या होती है कि जब किसी सेल अभिक्रिया में जितनी भी स्पीशीज प्रयुक्त की गई है, जैसे इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य, ताप, दाब, जितनी भी स्पीशीज प्रयुक्त की गई हैं उनकी सांद्रता इकाई हो, अर्थात एक बार दाब का प्रयोग किया गया हो, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात मानक परिस्थितियों में जब अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब हम अगले वीडियो में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना पढ़ेंगे।